हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया सब अच्छा चल रहा है। तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? हाँ जी। अगर मैं तैयारी की बात करूँ, एक और चीज़, अगर मैं तैयारी की बात करूँ तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे अगर आप पहला पेपर दे रहे हो 300 आए, फिर 400 आए, फिर 400 के बाद 500 आए, 500 के बाद 600 आए, 600 के बाद आगे आगे 601, 602, 603, 604, ऐसे ऐसे अगर आपके आए तो इट विल बी द बेस्ट यार, सच्ची। क्योंकि अगर आपके एक, मैं ऐसे नहीं कहती कि एक टेस्ट में 300, फिर दूसरे में 400, फिर 5, नहीं, 300 से 350 लेके आओ, 300 से 320 लेके आओ, लेके तो आओ यार, थोड़ा अपने आप को बोनस किया करो। जैसे मैंने भी कोचिंग ली थी, सच्ची बोलो तो कोचिंग में मेरा पता क्या होता था, अगर मेरे 300 से 302 आ गए नंबर, है ना, तो 302 से मैं 2 टॉफ़ीज़ लेती थी खुद को। भले मैं खाती नहीं थी, मैं अपने भाई बहनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, बट हाँ, मैं टॉफ़ीज़ खुद को देनी ही देनी है। उसके बाद अगर 350 आ गए तो 350 से मैंने क्या देना है खुद को? चॉकलेट 5 रुपीज़ वाली। ये नहीं कि सीधा महंगी वाली सिल्क पे पहुँच रहा हूँ, नहीं। तो अगर 350 से सीधा 600 पे आ गए तो फिर सिल्क वाली देनी। अगर फिर कम हो गए तो कुछ भी नहीं देना, ठीक है, कुछ भी नहीं देना, अपना मुंह बंद कर लेना है। उसके बाद अगर 600 से 500 आ गए, ठीक है, चल थोड़ी कम हुई, मैगी देनी खुद को, है ना, मतलब रिवॉर्ड्स देने यार खुद को। रिवॉर्ड्स देने से क्या होता है कि वी कैन गेट स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो आज हम करने लगे अपना चैप्टर केमिकल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। Okay, let's start. As it is written, you have already learned that neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. यानी कि आपने पहले ही यार सिंपल देखो, आपने पहले पढ़ा है कि न्यूरल सिस्टम का काम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच सिग्नल भेजना है, ठीक है। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। ये सिग्नल्स नर्व के जरिए, ठीक है, ये सिग्नल्स नर्व के जरिए डायरेक्ट एक स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंचते हैं। जैसे अगर हाथ जल जाए तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है कि हाथ हटा लो। जैसे यार रिफ्लेक्स सिस्टम आपने पढ़ा होगा 9th 8th 9th 10th में, 10th में तो नहीं, 8th या 9th में पढ़ा है आपने, मुझे जितना याद है पढ़ा है आप लोगों ने, कि अगर हम गर्म यूटेंसिल को टच, आई थिंक 10th में ही पढ़ा है, अगर हम गर्म यूटेंसिल को टच कर रहे हैं तो हमें रिफ्लेक्स पहुंच रहे हैं कि भाई गर्म हटा लो, एकदम से हमारे दिमाग बोलता है कि हटा लो भाई हटा लो, है ना। तो आगे लिखा, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। न्यूरल सिस्टम का काम बहुत तेज होता है, मतलब रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट तुरंत मिलता है, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है फास्ट वाले का, इसका ज़्यादा देर तक असर नहीं रहता। जैसे हाथ जलने के बाद पेन का रिस्पॉन्स तो मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हाय मतलब पूरा दिन पूरा साल जलता रहा, नहीं, है ना। निशान ज़रूर रहेगा कुछ दिन के लिए, बट पेन बस कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। As the nerve fibers do not innervate all cells of the body and cellular functions need to be continuously regulated, a special kind of कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। नर्व फाइबर बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, मतलब नर्व्स हर एक सेल को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। और क्योंकि सेलुलर फंक्शन जैसे कि डाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, है ना, यहाँ लिखा है ना, as the nerve fibers do not innervate all the cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated। कोई रेगुलरली और कॉन्टिन्यू इन सबको, जैसे मैंने अभी बोला, डाइजेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इन सबको रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली चलाना होता है। इसके लिए एक अलग सिस्टम चाहिए जो सब कुछ स्मूथली कोऑर्डिनेट करे, ठीक है। अब ये फंक्शन कौन कैरी आउट करता है? हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो बॉडी के अंदर काम को कॉन्टिन्यूसली और स्मूथली रेगुलेट करते हैं, ठीक है। आगे लिखा, द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के काम को सिर्फ न्यूरल सिस्टम अकेला नहीं संभालता, ठीक है। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर बॉडी के फिजियोलॉजिकल काम जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने ऊपर बोला ही है ना, को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। न्यूरल सिस्टम फास्ट कोऑर्डिनेशन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। आगे आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। स्टार्टिंग पे तो नॉर्मल है, इसमें हार्मोन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वो 3-4 डेफिनेशंस बोल देगा, इसमें से बोलेगा करेक्ट डेफिनेशन चुनो, तो वो आपको याद रखनी है। तो मैं अगर बोलूँ तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, उनके सेक्रेशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं, जो इसमें लिखा है। पहले हार्मोन को डिफाइन किया गया है कि हार्मोन एक केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है और उस ऑर्गन को रेगुलेट करता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब पता है सरकारी में, जैसे प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में हमें स्टार्टिंग पे शुगर का चेकअप नहीं करना सिखाते, सरकारी में सिखा देते हैं भाई, सच्ची। अच्छा, हार्मोन की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऐसे याद रखना है, यार ये गलत होता है काम हमेशा, है ना।
जब कुछ नहीं होता तब कुछ खुल जाता है। एंडोक्राइन है हमारे पास, है ना। एंडोक्राइन के बाद ब्लड, ब्लड के बाद किसी दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे लिखा हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच आर एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय, या इसे छोड़ो, मैं आपको एक और तरह से समझाती हूँ, ट्रिक बता रही हूँ यार, बहुत आसान सी ट्रिक है। लेट मी, नो इट्स ओके। केमिकल, ठीक है, केमिकल, देन उसके बाद इंट्रासेलुलर मैसेंजर, इंट्रासेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट्स। या ट्रिक मैं ना आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। आई एम सो सॉरी, वो ना बीच में बंद हो गया था, पता नहीं कैसे हाथ बच गया तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मैं बोल रही थी कि ये ट्रिक है। Hormones are non-nutrient chemicals produced by endocrine gland, then produced by endocrine gland, secreted into the bloodstream and transported to distant locations. ठीक है। उसके बाद आगे है हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स, जो कि बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पोजेस करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं, वेयरएज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन्स, मतलब कि हम जैसे वर्टिब्रेट्स ह्यूमंस हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि वो हो गए, वॉर्म्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, उनमें क्या है, सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है। हार्मोन्स और हम ह्यूमंस में केमिकल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स, ठीक है, केमिकल्स जो हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम हम ह्यूमंस मैमल्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत सारे केमिकल्स हार्मोन्स का काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमें ये चप्पा चप्पा ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बोला है, आपने मतलब बोला था, अभी कुछ टाइम हुआ है और मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, आई डोंट नो उंगली बज गई या क्या। हाइपोथैलेमस ये बड़ा गोला, उसके नीचे वाला पीनल, आई शैल इरेज दिस अ लिटिल। ये जो पिंकिश सा, ये जो सा भी कलर होता है, मुझे नहीं अब इसका नाम पता, उसे हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। अगला ये जो सा पिंकिश के अंदर ही है, लाइट पिंक कलर का, वो है पीनल ग्लैंड। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वाला, ये जो छोटू सा हमें इन दोनों के नीचे दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद थायराइड, हाइपोथायरॉयड, थायराइड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट वी कम ऑन टू ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. The endocrine glands and hormones producing diffused tissues or cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. तो इसमें बताया गया है कि एंडोक्राइन सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यूज और सेल। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये स्पेसिफिक ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन प्रोड्यूसिंग, लेट मी जूम आउट, हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज और सेल, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में छोटे टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स नहीं होते, ठीक है। दोनों मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। उसके आगे दिया पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, ओके। इसमें कहा है कि ये सारे ग्लैंड ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मतलब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हार्मोन बनाते हैं और रिलीज करते हैं। पहले तो इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है, इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पीनियल ग्लैंड स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। यार ये मैं इंट्रो दे रही हूँ, अभी पढ़ना है हमने, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, आई एम रिपीटिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, ये हमें 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मास्टर ग्लैंड होती है जो बाकी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। Pituitary gland is a master gland that controls the other glands of our body. Pineal gland sleep और wake cycle 24 hours circadian rhythm. Then thyroid gland body का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ठीक है। तभी तो बूढ़े लोगों में मतलब थायराइड की कमी होने के कारण उनका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन रिलीज करता है। हमने पिछले चैप्टर में हमने नहीं मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने। पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है। पैराथायरॉयड ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है। थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है। गोनाड्स, टेस्टिस, मेल्स एंड ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये आपने पढ़ा ही होगा। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, ओके। तो ये कह रहा है कि इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन बनाता है। जैसे आपने पढ़ा नहीं होगा मुझे लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन के बारे में, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपके चैप्टर कट हो गया था, हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें पढ़ना होता है कि पेट के बारे में, उसमें रूगी होते हैं जो सुबह से हम जब उठते हैं तो हम खुद को बड़ा पतला सा पाते हैं, मैं कितनी पतली हो गई, तो दैट इज़ ड्यू टू रूगी। हमारे पेट में एक प्रेजेंट होते हैं रूगी जो हमारे पेट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का काम करते हैं, जो कि
हमें पतला बनाते हैं सुबह सुबह ही, उसके बाद फिर मोटे हो जाते हैं, है ना। कभी नोट करना, सुबह सुबह उठ के ना पतले से लगते हो आप लोग, जितने लाइक होते हो आप उससे थोड़े पतले लगते हो। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मैंने बता दिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिवर ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को सपोर्ट करता है, जैसे IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाता है। ये आपको बड़े जब आप नीट क्लियर कर जाओगे या PPMET या CUET कर जाओगे ना, तो उसमें मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ाया जाता है IGF। देन किडनी की बात करें तो वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए रेनिन और ब्लड से RBCs बनाते हैं, लाइक एरिथ्रोपाइटिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किडनी का बहुत ज़्यादा मेन फंक्शन होता है हमारा BP कंट्रोल करने में। अगर किडनी में कईयों के स्टोन पाए जाएं तो उनका BP या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, नॉर्मल रेंज कभी नहीं रहती। उसके बाद हार्ट है, BP और वॉल्यूम रेगुलेट करने के लिए ANP एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड बनाता है, ANP, ठीक है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ओके। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर यानी कि अब आगे के सेक्शन पर हम पढ़ेंगे। द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दिमाग के ब्रेन के फोर ब्रेन का एक पार्ट है जो डाइनसेफेलॉन के नीचे के हिस्से यानी कि बेसल पार्ट में होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी हाईलाइट दिस विद ब्लू, ठीक है। तो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन forebrain and it regulates डाइनसेफेलॉन forebrain का हिस्सा, ठीक है। एंड रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत सारे मतलब कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल, हंगर, थर्स्ट और स्लीप साइकिल। इट कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के काम को कनेक्ट करते हैं। दीज हार्मोन्स रेगुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन को कंट्रोल करना। वो या तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट यानी कि इनकरेज करते हैं, जो रोक देते हैं यानी कि इनहिबिट कर देते हैं। कहाँ पे है, हाउएवर दी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। अब हॉर्मोन्स जो हैं वो दो तरह के प्रोड्यूस करता है हमारा हाइपोथैलेमस, एक रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन रिलीज करने के लिए सिग्नल देते हैं और इनहिबिटिंग जो है वो रोकने के लिए सिग्नल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो GnRH है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि गोनाडोट्रोफिन्स बनाए भाई, बना लो गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन वो हार्मोन होते हैं जो टेस्टिस और ओवेरीज को रेगुलेट करते हैं, जैसे LH और FSH, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो जैसे एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है सोमैटोस्टेटिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोमैटोस्टेटिन वाला। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, हाइपोथैलेमस से इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो रोकता है ये ग्रोथ हार्मोन बनने से, कि मतलब बस करो भाई। सोमैटोस्टेटिन स्टैट यानी स्टॉप, पॉज, लाइक ब्रेक मारो भाई। जो ग्रोथ आप करी जा रहे हो उसे ब्रेक मार दो, यहाँ बस करो। मतलब जैसे छोटे बच्चे नहीं होते उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो वो क्यों नहीं होती, ड्यू टू सोमैटोस्टेटिन। ग्रोथ हार्मोन बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग, ओके। हाइपोथैलेमिक के न्यूरॉन के अंदर जो हार्मोन बनते हैं वो एक्सॉन्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं और उन न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज इनटू द नर्व एंडिंग्स। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस बार हम लाइन बाय लाइन टू लाइन हम क्वेश्चंस डालेंगे, तो उन क्वेश्चंस में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला जो सा पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट दी न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के, ठीक है। आगे चलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है भाई, लोगों बहन लोगों जो भी है, ठीक है। अब मेरे मुंह पे ना आपको यार देसी भाषा अगर ना समझ आए तो प्लीज़ बता देना, मैं थोड़ी अगली बार से ना थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि मैं देसी भाषा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि यार देखो, अगर हम देसी भाषा नहीं यूज़ करेंगे, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे की बातें करूँगी तो नो, इट वॉन्ट लुक गुड। आपको यार थोड़ा इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होगा जब तक मैं ऐसे की बातें ना करूँ, है ना। इसलिए मुझे ऐसे की बातें करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे भी जो टीचर थे उन्होंने भी सिखाया कि स्टूडेंट टीचर ना बनो, फ्रेंड्स बनो, बिकम अ फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड जैसे फ्रेंड से बात करते हैं, मैं वैसे ही आप लोगों से बात करती हूँ।
ओके अगर बुरा लगे किसी को मेरी भाषा का तो प्लीज़ आई एम सॉरी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर बोल सकते हैं कि मैम प्लीज़ थोड़ी अच्छे से बोला करें या कुछ भी, ठीक है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी called sella turcica and is attached to the hypothalamus by a stalk। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बोनी कैविटी में लोकेटेड है जिसे हम सेला टर्शिका कहते हैं, और वो अटैच होता है हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टॉक। स्टॉक यानी कि यार पंजाबी हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो बचपन से स्टॉक ही कहती हूँ, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यार। पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्शिका जो है ना, मैंने बुक में लिखा है ये स्कल के अंदर होती है, स्कल के अंदर होती है यार। मुझे नहीं पता, स्टॉक में बचपन से स्टॉक कहती हूँ कि स्टॉक देना, पता नहीं आपकी भाषा में जो भी कहते हैं प्लीज़ मुझे एक बार बता देना हिंदी पंजाबी में क्या कहते हैं। आगे इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके ये एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइडेड होता है। अब जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसके दो पोर्शंस होते हैं, वो एक पार्स डिस्टलिस पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिया उसमें एक ही आता है, यार देखो एक टीचर है, वी हैव अ टीचर, any teacher from your school, from your coaching, from your college, this is the teacher, these are students and this is a different kind of student। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट है ये टीचर का फेवरेट है एंड बाकी के सारे दूर दूर है, तो ये टीचर के फेवरेट नहीं है। इसलिए ये जो पास वाला स्टूडेंट है वो पार्स इंटरमीडिया है, और जो दूर वाला है वो पार्स डिस्टेलिस है, डिस्टेंस मेंटेन्ड है टीचर और स्टूडेंट में। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टलिस पार्स इंटरमीडिया। मैंने अभी ये एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि जो पार्स डिस्टलिस है उसमें बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वेरस पार्स इंटरमीडिया जो है सिक्रीट सिर्फ एक ही हार्मोन करता है जिसे मेलेनोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन MSH कहते हैं। हाउएवर ह्यूमंस में इंटरमीडिया जो है, पार्स इंटरमीडिया जो है वो टोटली मर्ज्ड होता है पार्स डिस्टलिस से। न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं वो दो हार्मोन स्टोर और रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअली कौन सिंथेसाइज करता है, हाइपोथैलेमस, और ट्रांसपोर्ट होता है एक्सॉन के थ्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस तक। अब हमें ओवर सिक्रेशन, हमने देखा होगा लंबे लंबे लोग, लंबी लंबी लड़के, तो ओवर सिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन की होती है तो वो गैगेंटिज्म करता है, और अगर कम सिक्रेशन होती है वो ड्वार्फिज्म करता है, और अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाए एडल्ट एज में तो वो एक्रोमेगैली करता है। ओके जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, अगर हमें पहले ना पता चल जाए एक्रोमेगैली का तो वो सीरियस डेथ तक भी मतलब जा सकता है उसका केस। उसके बाद PRL, द डिजीजेस हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेजेस। PRL रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो जो PRL है वो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है और उनमें मिल्क प्रोड्यूस करता है। वेराज आगे भी हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन, वो मिल्क इजेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन भी करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। TSH जो है, एक मिनट हाँ, TSH जो है वो सिंथेसिस और सेक्रेशन करते हैं थायराइड हार्मोन की फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स लगते हैं T3 और T4, एक को ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं और एक को टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, ठीक है। उन दोनों को बनाने और रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड, उसको कहते हैं ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करता है स्टेरॉइड हार्मोन की सेक्रेशन को, यानी कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। भी हमने आगे भी पढ़ना है कि जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है वो उसमें आते हैं हमारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में मेन जो हमारा हार्मोन होता है वो कोर्टिसोल होता है, और मिनरलोकोर्टिकॉइड में हमारा एल्डोस्टेरॉन होता है, ये भी हमने आगे पढ़ना है। ओके अभी यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स को ग्लूकोकोर्टिकॉइड बनाने के लिए सिग्नल देना। ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्ट्रेस को मैनेज करता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटीज एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। तो ये दोनों हार्मोन गोनाड्स यानी कि टेस्टिस और ओवेरीज का काम को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें गोनाडोट्रोफिन कहते हैं। In males, LH stimulates the synthesis and secretion of hormones called androgen from testes। Males में LH टेस्टिस के एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए सिग्नल देता है। फीमेल में मेल में ही FSH मेल में ही जो है वो एंड्रोजन रेगुलेट, FSH और एंड्रोजन, जो एंड्रोजन है वो कौन रिलीज और स्टिमुलेट करते हैं, LH, ठीक है। तो LH जो एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन और FSH मिलकर मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करते हैं, को कंट्रोल करते हैं। फीमेल्स की बात करें तो LH जो है वो ओव्यूलेशन इंड्यूस करती है फुली मैच्योर ग्राफिकल्स में। फीमेल में LH फुली मैच्योर ग्राफिकल्स का ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल बचा रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और LH कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है।
FSH stimulates the growth and development of ovarian follicles in female. अब जो FSH है वो फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टिमुलेट करता है जो एग फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है. MSH एक्ट्स ऑन मेलेनोसाइट्स, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. MSH जो है वो मेलेनोसाइट्स पे एक्ट करता है और पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है हमारी स्किन का. हमने देखा होगा जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन काली पड़ जाती है आफ्टर सम डेज. ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स, मेलेनोसाइट्स. ठीक है, वो हमारी स्किन को बचाते हैं यूवी रेज से, तो वो काली कर देते हैं. ऑक्सीटोसिन मैंने अभी बोला ही था. एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन फीमेल्स, इट स्टिमुलेट्स विगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. मैंने अभी पीछे बताया ये आपको कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो कंट्रैक्शन करता है फीमेल में. और जो मिल्क हमारा उसने पकड़ा होता है, किसने, ये हमारा प्रोलैक्टिन ने हमारा मिल्क फॉर्म किया होता है, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, इजेक्ट आउट करवाता है. ठीक है, उसके बाद वेजोप्रेसिन किस पे एक्ट करता है, किडनी पे. और स्टिमुलेट क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूबल्स एंड देयरबाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायूरेसिस, एंड इट इज कॉल्ड डायूरेटिक हार्मोन. उसके बाद एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एरियस रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड एबिलिटी. ओके, डायबिटीज इंसिपिडस. इसमें क्या होता है कि वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन की वजह से हमें प्यास बड़ी लगती है और यूरिन भी हमारा डाइल्यूटेड सा आ जाता है. उसके बाद आ जाता है द पीनियल ग्लैंड. द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन कि जो पीनियल ग्लैंड है वो डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन पर लोकेटेड होता है. पीनियल सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन. पीनियल एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं. मेलेटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डाययूरिनल रिदम ऑफ आवर बॉडी. जो हमारा मेलेटोनिन है उसका काम 24 आवर बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करना है. इस रिदम का डाययूरिनल रिदम कहते हैं. इस रिदम को डाययूरिनल रिदम कहते हैं जो दिन और रात के हिसाब से बॉडी का काम को एडजस्ट करता है. ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल. ओके, मेलेटोनिन अब एक मैंने आपको पहले ही बोला था सर्काडियन रिदम है ना, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, यानी सब सोना है, कब सोना है और कब उठना है. ठीक है, ये हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है जो रात में थोड़ा लो होता है और सुबह मॉर्निंग में नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, ये किसका काम होता है, पीनियल ग्लैंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर लाइन हाईलाइट करने वाली ही है. ठीक है, बट आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर लो हाईलाइट. अगर आपको जो 11th के पेपर नहीं देने हैं, मतलब आप दे चुके हो, ठीक है, अगर देने हैं तो फिर आपकी मर्जी है, पूरा हाईलाइट कर लो क्योंकि ये पूरा इंपॉर्टेंट बहुत है. उसके बाद आ जाता है थायराइड ग्लैंड. द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which are located on either side of the trachea. थायराइड ग्लैंड के 2 lobes होते हैं जो ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप, यानी कि जहाँ से लंग्स तक पहुँचा जा सकता है. एक होती है विंड पाइप और एक होती है ईसोफेगस. ठीक है, फूड पाइप. तो फूड पाइप से क्या होता है, पेट तक पहुँचा जा सकता है. ट्रेकिया हवा मतलब लंग्स तक पहुँच सकती हैं. ठीक है, को दोनों तरफ लोकेटेड होता है. थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया के दोनों तरफ लोकेटेड होता है, मतलब कहते नहीं वेंट्रल साइड मतलब के बीच में होता है उसके ट्रेकिया. ये ग्लैंड बॉडी का मेटाबॉलिज्म और एनर्जी रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस. ये दोनों जो हैं एक थिन फ्लैप के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसे हम इस्थमस कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस्थमस का. थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज. थायराइड ग्लैंड स्ट्रोमल और फॉलिकल्स का बना होता है. स्ट्रोमल टिश्यू और किसका बना होता है, फॉलिकल्स का. फॉलिकल्स ये ग्लैंड के फंक्शनल यूनिट हैं जो हार्मोन बनाते हैं, और स्ट्रोमल टिश्यू सपोर्टिव टिश्यूज जो ग्लैंड के स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है. ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल सेल्स इंक्लोजिंग अ कैविटी. हर थायराइड फॉलिकल के अंदर फॉलिकल सेल्स होते हैं. तो ये सेल्स एक कैविटी को सराउंड करते हैं जिसमें थायराइड हार्मोन स्टोर होता है या बनते हैं. दीज फॉलिकल सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स जो मैंने पहले बोला था, T4 एंड T3, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन. T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ द हार्मोन. आयोडीन थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हमें आयोडीन की कमी है तो थायराइड हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं बनेगा. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म. अगर डाइट में आयोडीन ना हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, यानी थायराइड हार्मोन की कमी होगी. गॉइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है जो नेक का एरिया में स्वेलिंग की तरह लगता है. यार आप लोगों ने देखी होगी, मतलब मोटा सा हो जाता है हमारा गला. ठीक है, गला ही हम कहते हैं मोटा गला, है ना. हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट. ओके, अब अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी, देन अबनॉर्मल स्किन मतलब स्किन का कलर सब मतलब बिल्कुल ही अलग आदमी होगा अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म होता है. उसके बाद है इन एडल्ट वुमेन, बड़े लाइक जो जवान वुमेन होती है हाइपोथैलेमस में, अच्छा जो मतलब जिनकी शादी नहीं होती, मतलब जिनकी शादी हो गई होती है बट प्रेगनेंसी नहीं हुई होती, बच्चा नहीं हुआ होता, उनमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल
तो मतलब ख़राब हो जाता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। अगर कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में या डेवलपमेंट हो जाती है नोड्यूल्स की थायराइड ग्लैंड में, तो रेट ऑफ सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाती है टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि एक कंडीशन मतलब कि अगर कैंसर हो गया थायराइड ग्लैंड में या नोड्यूल्स की डेवलपमेंट हो गई थायराइड ग्लैंड में, तो सिंथेसिस का रेट और सिक्रेशन जो है थायराइड हार्मोन की वो इंक्रीज हो जाएगी टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होती है, वो हो जाएगी विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी, जो कि हमारी बॉडी की फिजियो ही खराब हो जाएगी, हमारी रंग रूप ही डिफरेंट हो जाएगा। उसको बताया था एक्सोपिथैलेमिक गोइटर। Exophthalmic goiter is a form of hyperthyroidism characterized by enlargement of thyroid gland. Exophthalmic goiter एक कंडीशन है जो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होती है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। ज़्यादा ही कुछ एक्टिव हो गया, जैसे हम ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं तो हम गलत भी कर जाते हैं काम, कई बार अपने मतलब अहंकार नहीं कहते, अहंकार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाता है, जैसे हम गोइटर कहते हैं। आंखें बाहर को निकलने लगती है, तो प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स जिसे हम कहते हैं। बॉडी का बीएमआर बढ़ जाता है, मतलब एनर्जी जल्दी ख़त्म होती है। वेट लॉस होता है, और इस डिज़ीज़ को हम ग्रेवीज डिजीज़ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। थायराइड हार्मोन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो थायराइड हार्मोन है वो बॉडी का बीएमआर कंट्रोल करते हैं, यानी बॉडी रेस्ट में कितना एनर्जी यूज़ करती है, बीएमआर रेस्ट में कितनी एनर्जी यूज़ करती है। दीज हार्मोन प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हार्मोन बॉडी के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, यानी इनको एनर्जी में बदलने और स्टोर करने में मदद करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बॉडी के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस बनाए रखता है। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन व्हिच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, ठीक है, जो क्या रेगुलेट करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड। इन ह्यूमंस 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर इन ईच 2 लोब्स। ओके, तो पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड पर लोकेटेड होते हैं। थायराइड के दोनों लोब्स में एक एक पेयर होता है, 2 ग्लैंड्स पर लोब, ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड जो एक पैराथायराइड हार्मोन सेक्रेट करता है, और ये जो सिक्रेशन ऑफ पीटीएच जो सेक्रेट करता है, पीटीएच वो रेगुलेट कौन करता है, सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। Ca2+ जो आयंस है वो रेगुलेट करते हैं पीटीएच को। उसके बाद है पीटीएच इंक्रीजेस द Ca2+ लेवल इन द ब्लड। पीटीएच जो है वो ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल बढ़ाता है। पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और डिमिनरलाइजेशन। जो पीटीएच है वो बोन्स पर एक्ट करता है और स्टिमुलेट क्या करता है, प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसमें से बोन के कैल्शियम को तोड़ कर ब्लड में रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। अगर पीटीएच बहुत ज़्यादा हो जाए तो बोन की जो डिसोल्यूशन है, डिमिनरलाइजेशन है, वो हो जाती है। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीजेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। पीटीएच किडनीज के रीनल ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करते हैं, जो कैल्शियम को ब्लड में वापस अब्जॉर्ब करते हैं। पीटीएच डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। It is thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone. PTH जो है वो एक हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है, यानी कि ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। कैल्सिमिक हाइपर ज़्यादा, कैल्सिमिक कैल्शियम, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक लोबुलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स के बीच में होता है। स्टर्नम यानी कि जो चीज़ मैंने पिछले बार बोला था, छाती की हड्डी के पीछे होता है। आयोटा हार्ट की बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, उसके वेंट्रल यानी कि आगे के साइड पर लोकेटेड होता है। थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन ग्रुप रिलीज़ करता है जिसे थाइमोसिन्स कहते हैं, ठीक है। थाइमोसिन्स का मेन काम होता है टी लिम्फोसाइट्स बनाना, मतलब टी लिम्फोसाइट्स बनाना नहीं, उसे डिफ्रेंशिएट करना, यानी उन्हें फंक्शनल बनाना। इम्यून सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स यानी कि इम्यून सेल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यार, मैं ऐसी झूठ क्यों बोलूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे पूरा मतलब कलर ही कर रही हूँ मैं पूरा। अब इसमें से आपको ही ध्यान रखना है कि मैंने ये पूरा हाईलाइट किया है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से मैंने खुद के जो सी बुक मेरे सामने खुली हुई है उसमें इतने सारे साल लिखे हुए, 2022, 2021, 2019, 2016, 2015, देन CBSE में भी पूछा गया, एम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है।
थाइमोसिन्स एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करते हैं जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी देते हैं, यानी ब्लड और फ्लूइड्स में इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, मैंने वही बोला था पहले भी, शायद मैंने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग पे भी बोला था कि ओल्ड एज में थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाता है ना। मैंने स्टार्टिंग पे बोला था कि बचपन में बहुत बड़ा होता है, उसके बाद श्रिंक मतलब कम 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 कम। हम जैसे मैं 19 ईयर्स की हूँ, ठीक है, तो हमारी एज में क्या है कि ख़त्म होने की वर्ज पे पहुँचने लगा है ओल्ड एज, यानी कि 40-50 ईयर्स। ओल्ड एज में थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, जिससे थाइमोसिन हार्मोन कम बनने लगते हैं। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। थाइमोसिन्स की कमी की वजह से ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बॉडी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट कमज़ोर हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड, हमारी बॉडी के पास एक पेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है, और एक इंटीरियर पार्ट होता है किडनी, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये इंटीरियर पार्ट होता है किडनी का। इसे प्लीज़ ध्यान से सुनना समझना। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ये जो ग्लैंड है ये दो टाइप ऑफ टिश्यूज़ का बना होता है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू एड्रिनल मेडुला और आउटसाइड इट लाइज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है। सिंपल बात अगर मैं आपको समझाऊँ, सिंपल सी बात है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स कम प्रोड्यूस करें तो उसे एडिसन डिजीज़ होती है, ठीक है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स कम प्रोड्यूस करता है तो उसे एडिसन डिजीज़ होती है। फोन गिर गया मेरा। हाँ, तो इससे इस डिजीज़ में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है जो कि बॉडी के एनर्जी प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब करता है। एडिसन डिजीज़ में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है जो कि बॉडी की एनर्जी प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब करता है। इसका रिजल्ट होता है कि वीकनेस और फटीग, जिसका मतलब है बॉडी के एनर्जी में मिलने में प्रॉब्लम होती है। उसका होता है एड्रिनल मेडुला। ये एड्रिनल ग्लैंड के इनर पार्ट में होता है। ये दो मेन हार्मोन सेक्रेट करता है, एक है एड्रिनलिन जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इन्हें कैटेकोलामाइंस भी कहा जाता है। ये हार्मोन बॉडी में स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम जल्दी रिलीज होते हैं, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अभी आप आगे पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो हमारी बॉडी के साथ बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं होता, और पैरासिम्पैथेटिक जो सिंपैथेटिक होता है, ये भी आप आगे पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊँगी आपको। इन हार्मोन्स का बॉडी पर कई इफेक्ट होते हैं। इंक्रीज्ड अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, ठीक है, पाइलो इरेक्शन। जो इंक्रीज अलर्टनेस मतलब कि हार्मोन बॉडी को अलर्ट करते हैं ताकि आप स्ट्रेस या डेंजर सिचुएशन में ज़्यादा फोकस्ड हो। पॉपुलरी डायलेशन, आँखों के प्यूपिल बढ़ जाते हैं, पिपुलरी डायलेशन, ठीक है, जो हेल्प करता है कि लाइट में ज़्यादा देखने में और डेंजर को आइडेंटिफाई करने में। पाइलो इरेक्शन, आपके स्किन लाइक यार गूज बम्प्स, सिंपल गूज बम्प्स, जैसे कि अगर आप कोई गाना सुन रहे हो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो आपके गूज बम्प्स हो जाएंगे, है ना। रोंगटे खड़े करने वाला गाना सुनते हो क्या आप? इंडियन आइडल वगैरह वाले जो शोज़ होते हैं उनमें स्वेटिंग, पसीना आना, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रॉन्गर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की पंपिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है जो ब्लड को ज़्यादा एफिशिएंटली पंप करता है। उसके बाद आ जाता है फास्टर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बॉडी को क्विकली रिएक्ट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं जब हम स्ट्रेस या डेंजर के सामना करते हैं। ये सब चेंजेस बॉडी को रेडी करते हैं ताकि हम फ्लाइट या फाइट सिचुएशन हैंडल कर सकें, ठीक है। ओके, आगे है catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen resulting in an increased concentration of glucose in blood. In addition, they also stimulate the breakdown of lipids and proteins. यानी कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो कैटेकोलामाइंस हैं ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और फैट्स और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है। ये ब्रेकडाउन एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगली आ जाती है मेरी ट्रिक, GFR। पहला है जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटर और जोना ग्लोमेरुलोसा। ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, किसकी? एड्रेनल कॉर्टेक्स की। ये मतलब GFR का फुल फॉर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वैसे तो, पर मैंने इसे एज अ ट्रिक याद रखने के लिए ग्लोमेरुलर, सबसे आउटर लेयर ग्लोमेरुलोसा, देन मिडल लेयर फेसिकुलेटा एंड देन द इनर लेयर रेटिकुलरिस, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स सेक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स।
अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जिन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मैंने पहले भी बोला था। जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसे मैं बोलूँगी कॉर्टिसोल, और जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसे मैं बोलूँगी एल्डोस्टेरोन। मैंने पहले भी बताया आपको। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो क्या क्या स्टिमुलेट करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, या जिसमें भी इज आ रहा है ना, हिस्सेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, वो जो है स्टिमुलेशन का काम है। वेरएज इनहिबिशन में कोई इजूज नहीं आ रहा, तो क्या इनहिबिट कहते हैं? सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, कहाँ पे थे हम? आगे है यार सिंपल, अगर मैं और थोड़ा अच्छे से समझाऊँ तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं जिसमें बॉडी अपने प्रोटीन और फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, स्टिमुलेट। लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब स्टिमुलेट करते हैं जो फैट्स और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन है, स्टिमुलेट। ये अमीनो एसिड के सेलुलर अपटेक और उनका उसे रोक देते हैं, मतलब उन्हें रोकना यार, इनहिबिट करना। कॉर्टिसोल is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney. Okay, cortisol cardiovascular system, हार्ट और ब्लड वेसल्स और किडनी फंक्शन को मेंटेन करने में भी मदद करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में स्पेशली आता है हमारा कोर्टिसोल। ठीक है, स्पेशली ऊपर लिखा भी है कि कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना। तो इन्होंने कोर्टिसोल की ही बात की है मेनली। स्पेशली बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, जो बॉडी को ज़्यादा डैमेज से बचाता है। उसके बाद कॉर्टिकॉल स्टिमुलेट्स दी आरबीसी प्रोडक्शन। कॉर्टिसोल आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरोन किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स पर काम करता है, जहाँ सोडियम Na+ और वाटर को रीअब्जॉर्ब, यानी कि दोबारा बॉडी में लेके आना, मतलब रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पोटेशियम और फॉस्फेटाइंस K+, ठीक है, मतलब इन दोनों को एक्सक्रीट, बाहर निकालता है। 3 हमने वो मतलब पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 2K+ एंड 3Na+, 3Na+ एंड 2K+, है ना। पढ़ाऊँगी यार वो वाला चैप्टर भी, न्यूरल कंट्रोल वाला, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको ये और थोड़ा। उसके बाद आ जाता है एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। एल्डोस्टेरोन मेंटेनेंस किस चीज़ की करता है? इलेक्ट्रोलाइट, BFB, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस करता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब कि एड्रिनल कॉर्टेक्स थोड़ा थोड़ा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रीट करता है, जो प्यूबर्टी के दौरान एक्सियल हेयर यानी अंडर आर्म्स और चेस्ट हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर, बियर्ड, म्यूस्टेच की ग्रोथ में मदद करता है। इस तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, वाटर बैलेंस और ग्रोथ, और ये सब बॉडी का नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेनक्रियाज अब ना मैं कल कराऊंगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई, बहुत मतलब लंबी बन गई है, क्योंकि यार इसमें ये टॉपिक समझने वाला ही था। तो चलो बाय गाइस। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बता दो। वीडियो ज़रूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो। बाय बाय, थैंक यू।